डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस साइकोलॉजिस्ट के बेसिक आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन वॉटसन। देखिए, इनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, लेकिन ये बहुत बदनाम भी हैं अपने आइडियाज के एक्सट्रीम होने की वजह से। अब बिहेवियरिज्म में इनकी भूमिका बहुत ही फंडामेंटल है। अ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा फोकस उन्हीं पे रहेगा। मैं उस इनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, ना इनके थ्योरी की जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उनमें डिस्कस करूँगा। मैं सिर्फ बहुत ही बेसिक 5 मिनट में इनके बेसिक आइडियाज़, खास करके जो मैंने क्वेश्चंस की स्टडी की है सीटेट और एचपीटेट में, उसके बेस पे जो इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं, मैं सिर्फ उसी को हाइलाइट करूँगा। देखिए, पावलोव का जो आइडिया था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में कंट्रीब्यूट किया। बिहेवियरल स्कूल आपको याद होगा कि जो साइकोडायनेमिक स्कूल जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की स्टडी पे डिपेंड करता था, उससे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप जो था वो उसको क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि आइडिया ये था कि हम माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अंदर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उसकी साइंटिफिक स्टडी ही नहीं पॉसिबल है। तो इनको लगता था कि साइंटिफिक स्टडी, जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, वो ये मानते थे कि साइंटिफिक स्टडी तभी संभव है जब हम उन चीजों का अध्ययन करें जो ऑब्जर्वेबल हो, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको मेजर कर सकते हो, तभी एक ऑब्जेक्टिविटी आएगी। अदरवाइज जो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। तो ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे वॉटसन साहब, इनको कई लोग फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। हालांकि इसमें विवाद है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए जाएं और ये हों और आपको लगता हो बाकी क्लियर नहीं है, तो आप इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म में इनको आप टिक कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी ही साइकोलॉजी होनी चाहिए। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस जिसको हम देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, उसके अध्ययन में साइकोलॉजी को समय नहीं लगाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वॉटसन। और इनका जो सबसे जिस जो क्वेश्चन आता है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने छोटे से 8 महीने के बच्चे पे, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि न्यूट्रल स्टिमुलस से भी डर पैदा किया जा सकता है। बच्चे की कंडीशनिंग जो है, बिहेवियर की कंडीशनिंग जो है वो हो सकती है न्यूट्रल स्टिमुलस से। मतलब फियर जैसी चीजों की जो लर्निंग है वो कंडीशनड हो सकती है, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ब्रीफली हम उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आता है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो अल्बर्ट बेंडूरा ने किया, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किया। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं साइकोलॉजी में जिससे कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लिटिल अल्बर्ट में जैसा मैंने कहा, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ कि न केवल डर पैदा किया जा सकता है न्यूट्रल स्टिमुलस से, बल्कि उस डर को जनरलाइज भी किया जा सकता है उस न्यूट्रल स्टिमुलस के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, सिमिलर स्टिमुलस के द्वारा। अभी मैं आपको एग्जांपल के रूप में भी आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट पे आऊं उसके पहले उनकी कुछ बुक्स जो जनरली पूछी जाती हैं, ये बुक्स किसने लिखी। इनमें जो सबसे पॉपुलर बुक है वो है चौथी नंबर पे जो किताब देख रहे हैं, साइकोलॉजी एज द, ये बुक बेसिकली रिसर्च पेपर है जिसने पूरी बिहेवियरिज्म की आधारशिला रखी। साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, बिहेवियरिस्ट की नज़र में साइकोलॉजी क्या है, उस पे है बहुत इंपॉर्टेंट किताब। और बाकी उन्होंने जो रेनर इनकी रिसर्च पार्टनर थी, बाद में इन्होंने शादी की, उनके साथ मिलकर लिखी है साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। बिहेवियरिज्म तो किताब उनकी है ही। कंडीशन इमोशनल रिएक्शंस भी उनकी किताब है। आइए अब हम उनके अल्बर्ट लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पे देखें। एक सफेद रंग का चूहा है, बच्चे के आसपास उछल कूद रहा है और बच्चा नहीं डर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। एक स्टील के बार पे हथौड़ा से जब जोर से होता है तो उस शोर से बच्चा डरता है, ये नेचुरल रिफ्लेक्स है। आपको याद आ रहा है ना, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट हमने पिछले वीडियो में किया, उससे मिलती जुलती चीज है। उन्होंने एनिमल पे किया, इसने ह्यूमन बीइंग पे किया।
कंडीशनिंग में क्या हो रही है कि वो चूहा और वो जो साउंड है स्टील के बार पे हथौड़े की आवाज उसको इकट्ठे, तो उसकी आवाज से तो बच्चा पहले ही डरता था, नेचुरल रिफ्लेक्स था। तो बार बार वो चूहा आवाज जब एक साथ हुआ, बाद में चूहे को देखकर ही बच्चा रोने लगता है। तो आप देख रहे हैं सिमिलर प्रोसेसेस चल रही हैं। तो जो पावलोव ने एनिमल्स में डेमोन्स्ट्रेट किया, एनिमल की लर्निंग में डेमोन्स्ट्रेट किया, वॉटसन ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया ह्यूमन बीइंग में। अब एक चीज और भी देखो, जनरलाइजेशन भी हुई। बाद में इसने क्या किया कि व्हाइट रेड के बजाय सेंटा क्लॉज, जो लंबी सफेद दाढ़ी वाला, कुछ भी सफेद फर जैसी फीलिंग वाला कोई भी चीज देख करके बच्चा डरने लगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो लर्निंग हुई उसकी जनरलाइजेशन हो गई, रिस्पॉन्स जो था वो जनरलाइज्ड हो गया। बच्चा न केवल व्हाइट रेड से डर रहा है, बल्कि सफेद फर वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से डर रहा है। इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, ये मैंने एचपी टेट में क्वेश्चन देखा, इसका एक पार्ट डाला था, पूछा था ये किसने कहा। देखो, इनका सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये एकेडमिक सर्कल में बदनाम भी हुए और इनके एक्सपेरिमेंट्स को अनएथिकल भी कहा जाने लगा। और उनके इस स्टेटमेंट में वो सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। वॉटसन कहते हैं, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग देम अप। कि मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चे दे दो, ठीक उनकी बॉडी की डेवलपमेंट हुई हो, और एक ऐसी दुनिया दे दो जहां के नियम मैं तय करूं, अपने हिसाब से वो सब तय करूं। और उसमें से आप ये बता दो कि आप किसको क्या बनाना चाहते हो। आप बोलो कि इसको मुझे डॉक्टर बनाना है, इसको लॉयर, इसको आर्टिस्ट, इसको व्यापारी, इसको भिखारी, इसको चोर। उसके जो भी टैलेंट हैं, जो भी टेंडेंसी, एबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस प्रजाति का है, किस रेस से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग के द्वारा उनको वो बना दूंगा जो वो बनना चाहता है ना। मतलब आप देख रहे हैं ना वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपने इन्वायरमेंट का गुलाम है। इन्वायरमेंट में जैसे जैसे उसको रिएक्शंस मिलते हैं, रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, उसके हिसाब से उस सांचे में ढाला जा सकता है जिसमें कि वो ढल जाए। चाहे उसकी एबिलिटी कुछ हो, इंटरेस्ट कुछ हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ किस तरह से उसकी कंडीशनिंग की गई है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और इसने ये तय कर दिया कि इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसके एनवायरमेंट के हाथ में है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि साइकोडायनेमिक स्कूल जो है वो अनकॉन्शियस पे ही फोकस था। ये, और उसका कहना था इन्वायरमेंट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये दूसरे एक्सट्रीम में चले गए, जो ये कहते थे कि सब कुछ इन्वायरमेंट की जो रिस्पॉन्सेज हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो चेन है, सब कुछ वही तय करता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसको सेकंड फोर्स इन साइकोलॉजी भी कहा गया। फिर इसके रिस्पॉन्स में हम आगे देखेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप हुई, जिसको थर्ड फोर्स कहा गया। कार्ल रोजर्स, मैस्लो, उन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। खैर, हम अभी बिहेवियरिज्म पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। पिछले में हमने डिस्कस किया पावलोव, इस ब्रीफ से वीडियो में हमने डिस्कस किया वॉटसन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे स्किनर, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए कंसिक्वेंस उनसे क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आते हैं। और स्किनर के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा अल्बर्ट बैंडूरा। बैंडूरा दो इंपॉर्टेंट स्कूल्स के बीच में खड़े हैं। उनके कुछ आइडियाज जो हैं वो बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं, और कुछ आइडियाज कॉग्निटिविज्म से जुड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीच में खड़े हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगला जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के आइडियाज।